will study fourth chapter of class 11th history जिसका नाम है थ्री ऑर्डर्स। थ्री ऑर्डर्स मतलब थ्री स्टेट्स, ठीक है, तीन वर्ग, इसको हिंदी में बोलते हैं तीन वर्ग। यहाँ पे हम लोग थ्री ऑर्डर्स के कुछ सोर्सेज देखेंगे। सोर्सेज, ठीक है, हमारे चैप्टर सबसे पहले सोर्सेज के बारे में बात की गई है। डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, इंस्क्रिप्शंस इन चर्च। इंस्क्रिप्शंस यानी कि कुछ ऐसी चीज़ जो किसी हार्ड सरफेस जैसे कोई रॉक है उस पर कार्व करके कुछ चीज़ लिखी है, उसको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, ठीक है। जो इंस्क्रिप्शन में चर्च से मिले हैं उसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि ये थ्री ऑर्डर्स थे, उनके क्या क्या वर्क थे, वो कैसे रहा करते थे और क्या क्या टैक्स पे किया करते थे। और हमारे पास एक बुक है जिसका नाम है फेडरल सोसाइटी, इसके ऑथर मार्क ब्लॉच हैं। अब इन्होंने अपनी बुक में जो जो लिखा है इसकी हेल्प से हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब जो थ्री ऑर्डर्स हैं उनमें पहला ऑर्डर है हमारा क्लर्जी का, ठीक है। यहाँ एक पिरामिड शो हो रहा है हमें कि जो पिरामिड है, ठीक है, सबसे ऊपर, वैसे देखा जाए तो थ्री स्टेट का जो पिरामिड होता है उसमें सबसे ऊपर किंग होता है, बट ये जो पिरामिड मैं बना रही हूँ ये क्लर्जी क्लास का है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ऊपर पोप आता है, ठीक है। पोप क्रिश्चियनिटी का हेड होता है और हर क्रिसमस पे इनकी एक स्पीच आती है। बाइशॉप, पोप के बाद जो क्लास है उसको बोलते हैं बाइशॉप, ठीक है। बाइशॉप रिलीजियस मैन होते हैं। फिर अब उनके बाद जो आती है उनका जो लेवल आता है वो होते हैं फादर, ठीक है, जिसको पादरी कहा जाता है। चर्च में जो प्राइस्ट होते हैं उसको फादर कहा जाता है। अब जो क्लर्जी मैन होते हैं वो एक टिथित नाम का टैक्स कलेक्ट किया करते थे। अब जो फार्मर्स होते थे उनको 1/10 ऑफ प्रोडक्शन एज अ टैक्स ये क्लर्जी मैन को देना पड़ता था, ठीक है। अब सेकंड क्लास हमारी नोबैलिटी। अब ये जो नोबैलिटी है वो एक सीनियर वर्ड्स जिसका लिटरल मीनिंग है सीनियर। अब ये शो क्या करता है कि जो नोबैलिटी क्लास है वो सीनियर है यानी हायर है। अब ये कोई अपने क्रॉप्स रेस कर सकती है, फेडरल लीव्स इसको बोलते हैं, ठीक। अब इनके जो हाउस होता है उसको मैनर बोलते थे, मैनर। अब थर्ड क्लास की ओर बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्लास पीजेंट्री क्लास है, ठीक है। अब हमारे पीजेंट्स दो तरह के होते थे, ठीक है। एक तो फ्री, दूसरे थे अनफ्री। जो अनफ्री होते थे ना उनको सर्व्स कहा जाता था, यानी कि ये बॉन्डेड लेबर थे अनफ्री वाले। अब फ्री वाले अपनी मर्जी से वर्क कर रहे हैं, नहीं चाह रहे तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इनको एक डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता था, टेल्स। अब ये जो डायरेक्ट टैक्स था टेल्स ये पे करते थे स्टेट को, ठीक है। अब जो सर्व्स थे यानी अनफ्री पीजेंट्स जो थे वो अपने लॉर्ड का लैंड कल्टीवेट किया करते थे, ठीक। अब यहाँ पे एक टर्म आता है फेडरलिज्म। अब यहाँ जो फेड्यू मतलब है पीस ऑफ लैंड, यानी कि एक ज़मीन का टुकड़ा। ये किसी भी तरह से हो सकता है, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब ये जो पूरा जो टर्मोलॉजी है फेडरलिज्म, ठीक है, ये कह सकते हैं कि एक आइडियोलॉजी टाइप की है। इसमें जो रिलेशनशिप होता है वो लॉर्ड एंड पीजेंट के बीच में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। और जो फ्रेंच किंग थे चार्लेमेगन, इनके पीरियड में जो फेडरलिज्म था ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता दिख रहा था। इससे पता चलता है कि ये जो किंग थे ये इस आइडियोलॉजी को फॉलो किया करते थे। फ्रांस बना कैसे? फ्रांस और गॉल ये दो ट्राइब्स थी, ठीक है। अब जो फ्रांस थे वो क्रिश्चियंस थे और गॉल जर्मेनिक ट्राइब्स थी, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर एरिया में रहती थी, ठीक है। अब ये दोनों आपस में मिलके फ्रांस बनाते हैं, ठीक है। ऐसे फ्रांस इमर्ज होता है कि ये जब ये दो जो ट्राइब हैं आपस में मिल जाती हैं जब, तब ये फ्रांस फॉर्म करती हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, क्रिश्चियंस और जर्मनिक ट्राइब मिल के फ्रांस बना रही हैं, ठीक। अब जो किंग चार्लेमेगन थे, अब पोप उनको होली रोमन एम्परर का टाइटल देते हैं। अब ये टाइटल क्यों देते हैं? उनका सपोर्ट इंश्योर करने के लिए। अब हमारा टॉपिक है मैनरल स्टेट। अ लॉर्ड हैज़ हिज ओन मैनर हाउस। अब एक लॉर्ड के घर को मैनर कहा जाता है,
तो हर लॉर्ड के पास अपना खुद का घर होता था, ठीक है। अब जो लॉर्ड थे वो विलेजेस कंट्रोल करते थे, ठीक है। कुछ लॉर्ड्स जो थे वो हंड्रेड्स ऑफ विलेज को कंट्रोल किया करते थे। एक स्मॉल मैनुअल स्टेट में डजन फैमिलीज यानी 12 फैमिलीज हुआ करती थी। अब जो बड़े स्टेट्स थे वहाँ पे डजन फैमिलीज से ज़्यादा भी हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ पे 50 एंड 60 भी हो सकते थे, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि 12 ही हो। देयर वॉज अ चर्च ऑन द स्टेट एंड अ कैस्टल फॉर डिफेंस, यानी कि वो जो स्टेट थी मैनुअल स्टेट, वहाँ पे एक चर्च हुआ करता था और एक कैस्टल हुआ करता था। वो डिफेंस पर्पस के लिए था ये कैस्टल। From the 13th century, some castles were made bigger for use as a residence for a king's family. अब कैसल्स कुछ बड़े बड़े बनाने स्टार्ट कर दिए गए। अब कैसल्स में जो नाइट्स की फैमिली, जो सिपाहियों या फिर हम कह सकते हैं हमारे जो नाइट्स थे, सेनापति लोग, वो वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नाइट्स, ठीक है। ये कह सकते हैं कि ये ऐसी क्लास थी जो वॉर वगैरह में हेल्प करती थी। 19th सेंचुरी में ये नाइट्स की क्लास इमर्ज हो जाती है। कैसी होती है? फ्रीक्वेंट वार जब यूरोप में स्टार्ट हो जाते हैं तब गुड कैवलरी की नीड पड़ती है, तो फिर एक न्यू सेक्शन इमर्ज होके आता है जिसको बोलते हैं नाइट्स, ठीक है। ये लिंक होते हैं थे लॉर्ड से, यानी कि जो लॉर्ड थे अब उनको नीड पड़ी नाइट्स की, तो डायरेक्टली जो नाइट्स थे वो लॉर्ड के लिंक में हुआ करते थे। नाइट्स हुआ करते थे, उनको एक पीस ऑफ लैंड दिया जाता था बाय देयर लॉर्ड। अब उस पीस ऑफ लैंड को बोला जाता था फीफ। अब वो जो फीफ था वो इनहेरिटेड भी हो सकता था, उसको कल्टीवेट करने का काम था पीजेंट्स का। अब पीजेंट्स का काम क्या था? कल्टीवेशन। भले लैंड उनकी है या किसी और लॉर्ड की है, नाइट की है, उनको सिर्फ कल्टीवेशन करना होता था। इससे पता चलता था कि पीजेंट्स की हालत वहाँ पे बहुत बुरी थी। अब जो नाइट्स थे वो लॉर्ड को रेगुलर फी दिया करते थे और उनको प्रॉमिस किया करते थे कि वो वार के टाइम पे उनके लिए फाइट करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉन्क्स का। अब जो रिलीजियस पीपल थे वो चूज़ करते थे आइसोलेटेड लाइफ्स, यानी कि वो आइसोलेटेड ज़िंदगी जीना पसंद करते थे या फिर चूज़ करते थे, ठीक है। वो रिलीजियस कम्युनिटीज़ के अंदर रहा करते थे जिसको एबीज या मोनेस्ट्रीज कहा जाता था। अब जो मोनेस्ट्री वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से आया है, मोनस। अब मोनस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अलोन यानी अकेले रहता है, समवन हु लिव्स अलोन। और ये शादी नहीं किया करते थे। अगर आपको क्वेश्चन आता है डिफाइन मॉन्क या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मॉन्क, तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं कि वो आइसोलेटेड लाइफ जीते थे, वो मोनेस्ट्री एंड एबेस में रहा करते थे, वो शादी नहीं किया करते थे। अब यहाँ पे एक टर्म आता है फ्रेरीज। अब ये ग्रुप ऑफ मॉन्क्स हुआ करता था जो ये चूज़ करता था कि वो मोनेस्ट्रीज में नहीं रहेंगे, वो प्लेस टू प्लेस मूव ऑन करते रहेंगे और अपनी प्रीचिंग पीपल को बताएंगे और चैरिटी पे रहेंगे, यानी कि आर्म्स मांगेंगे और जो उनके पास नॉलेज है वो लोगों को प्रोवाइड करेंगे और प्लेस टू प्लेस हियर एंड देयर मूव करते रहेंगे। अब जो वुमेन थी, फिजिकली डिसेबल लोग थे, उनको प्राइस्ट बनना अलाउ नहीं था। नेक्स्ट टॉपिक है चर्च एंड सोसाइटी। अब जो यूरोपियंस थे वो क्रिश्चियंस बन जाते हैं, ठीक है। अब जो ओल्ड प्री रोमन फेस्टिवल था अब वो एक्सचेंज हो जाता है क्रिसमस से, ठीक है। अब जो ईस्टर था, क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट, यानी कि जो क्राइस्ट थे जब वो पुनर्जन्म लेकर आते हैं उसको एज अ ईस्टर फेस्टिवल मनाया जाना स्टार्ट हो गया, ठीक है। यूरोपियंस थे वो दो फेस्टिवल्स मोस्टली मनाते थे, एक तो क्रिसमस हो गया, दूसरा जो था वो ईस्टर। अब जो उनका रोमन फेस्टिवल थे उनको इन दो फेस्टिवल ने रिप्लेस कर दिया था। अब यहाँ पे एक टर्म है पैरिश, ठीक है।
एरिया होता है जो कि एक प्राइस के सुपरविजन के अंडर आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टर्म है इंग्लैंड। अब इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जो फ्यूडलिज्म है वो डेवलप होता है इंग्लैंड में इन 11th सेंचुरी, ठीक है। हमने देखा था कि जो रोम था वहाँ पे ये 9th सेंचुरी में ही आ गया था। अब जो इंग्लैंड था यहाँ पे 11th सेंचुरी में फ्यूडलिज्म डेवलप होता है। जो एंजल्स एंड सैक्सॉन्स थे सेंट्रल यूरोप के, वो सेटल हो जाते हैं इंग्लैंड में, वो भी 6th सेंचुरी में, ठीक है। कंट्रीज नेम, इंग्लैंड इज अ वेरिएंट ऑफ एंजल लैंड। जब हम पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि जो हमारा फ्रांस है वो 2 ट्राइब्स से मिलके बना हुआ था। अब ये जो इंग्लैंड है ये एंजल्स एंड सैक्सॉन्स इन दोनों के मिक्सचर से बना हुआ था। जब ये सेटल हो जाते हैं तो हमारा इंग्लैंड फॉर्म होता है। और ये जो कंट्री का नेम है वो एंजल लैंड से इंग्लैंड होता है। 11th सेंचुरी में विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी क्रॉस द इंग्लिश चैनल विद एन आर्मी एंड डिफीट द सैक्सन किंग ऑफ इंग्लैंड। जो 11th सेंचुरी है इसमें एक विलियम जो कि राजा, ड्यूक यानी राजा होता है नॉर्मैंडी का, वो इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके अलॉन्ग हिज आर्मी वो सैक्सन किंग ऑफ इंग्लैंड को डिफीट कर देता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट 5th से लेकर 10th सेंचुरी के बीच में जो यूरोप वो वास्ट फॉरेस्ट से कवर था। लैंड की जो अवेलेबिलिटी थी वो लिमिटेड थी। किसके पर्पस के लिए? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। अब क्या होता है जब विंटर आ जाते हैं, अब विंटर सीजन की वजह से जो क्रॉप थी वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, इस वजह से रिड्यूस्ड यील्ड फॉर एग्रीकल्चर। अब क्या होता है इससे तो हमारे यहाँ पे फूड शॉर्टेज आ गई। वहाँ पे 11th सेंचुरी में जो फेज था वो वार्म फेज आता है, फिर एग्रीकल्चर दोबारा से एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें क्या था कि ये जो टाइम पीरियड था 5 से लेकर 10th सेंचुरी वाला, इसमें एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होता, फूड शॉर्टेज हो जाती है। फिर 11th सेंचुरी में वार्म फेज आने की वजह से एग्रीकल्चर एक्सपेंड कर जाता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे लैंड यूज। पहले क्या था 2 फील्ड सिस्टम यूज वहाँ पे होता था, अब 3 फील्ड क्रॉप रोटेशन सिस्टम अपनाया जाना स्टार्ट हो गया। अब जो थर्ड पॉइंट है न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, यानी कि अब जो वहाँ पे हल यूज होता था उसकी टिप आयरन की बना दी गई, और जो हॉर्स थे उनके जो फीट थे उस पर आयरन हॉर्स शूज लगा दिए गए, जिससे जो हॉर्स थे वो ज़्यादा इफ़िशियंट बन सके। अब उनके जो पैर थे वो घिस ना जाए, वो ज़्यादा तेज़ी से दौड़ पाए। माउल्ड बोट्स, ये ढांचे होते हैं। शोल्डर हार्नेस ऑफ एनिमल्स, जैसे हमारे बुल हो गए, ऑक्सन, इनके शोल्डर पे एक टूल होता था, समझ सकते हैं कि ये लकड़ी का बनता था, एक हल टाइप का था। ये पार्ट जो था वो एनिमल के शोल्डर पे रख दिया जाता था, और ये जैसे जैसे वो जो एनिमल खेत में चलता था, वॉक करता था, वैसे वैसे वो जो खेत था वो प्लगिंग स्टार्ट हो जाती थी उसकी। वाटर पावर्ड एंड विंड पावर्ड मिल। अब ये मिल जो थी वो वाटर पावर्ड थी और विंड पावर्ड थी। अब मिल किस किस चीज़ की थी? एक तो कॉर्न की मिल थी, दूसरा थी प्रेसिंग ग्रेप्स की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 4th ऑर्डर। एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर वाज accompanied by growth in population, trade and towns। जैसे जैसे हमारा एग्रीकल्चर एक्सपेंड होता जा रहा था उसके साथ साथ ही हमारी पॉपुलेशन, ट्रेड एंड टाउन्स भी ग्रो कर रहे थे। जो वुमेन्स एंड गर्ल्स थी इनका जो लाइफ टाइम था, उनकी लाइफ स्पेन वो शॉर्टर था इन अकॉर्डेंस टू मैन। अब ये ऐसा क्यों था? जो वुमेन एंड गर्ल्स थी इनको बेटर फूड नहीं मिलता था। अब वहाँ की आइडियोलॉजी ये थी कि जो मैन है
वो अर्न कर रहा है, अब मैन अर्न कर रहा है तो उसको सबसे पहले खाना देना चाहिए और ज़्यादा मिलना चाहिए। अब 11th सेंचुरी में एग्रीकल्चर इंक्रीज होता है, Peasants who had surplus grain to sell needed a place where they could set up a selling center and where they could buy tools and cloth. अब जो पीजेंट्स थे उनके पास जो सरप्लस होता था, एक्स्ट्रा होता था, उसको सेल करना था। अब उसको रखने के लिए एक जगह भी चाहिए थी, ठीक है। तो इसकी वजह से वहाँ पे एक सेंटर्स सेटअप किए गए जहाँ पे वो अपने टूल्स, क्लोथ्स वगैरह ये खरीद सके और अपना ग्रेन्स वहाँ पे रख सके। और इसकी वजह से ग्रोथ ऑफ पीरियोडिक फेयर्स एंड स्मॉल मार्केटिंग सेंटर्स की ग्रोथ होती है। अब जैसे जैसे आपने देखा कि जैसे नीड बढ़ती है वैसे वैसे हमारे जो सेंटर्स वगैरह हैं या ऑर्गेनाइजेशंस वो इमर्ज होती है। टाउन एयर मेक्स फ्री, ये वहाँ की पॉपुलर सेइंग थी। इफ अ सर्फ कुड स्टे 1 year and 1 day without his lord discovering him, he could become a free man. अब जो सर्फ यानी हम कह सकते हैं बाउंडेड लेबर, ठीक है। ऐसा स्लेव जिसको पकड़ के रखा था, अब वो उनसे कुछ भी करा सकते हैं, उनको कोई सैलरी नहीं देते थे। अगर वो सर्फ 1 year and 1 day छुपके रह ले अपने लॉर्ड से तो वो एक फ्री मैन बन जाता था। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है गिल्ड। अब गिल्ड क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन एसोसिएशन विच कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स प्राइस एंड इट्स सेल। यानी गिल्ड एक एसोसिएशन थी जो कंट्रोल करती थी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, उसका प्राइस और उसकी सेल। यानी कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी या एसोसिएशन कह सकते हैं। ये ट्रेड के पर्पस से बनाई गई थी। और गिल्ड हॉल, ये गिल्ड हॉल मीटिंग के लिए बनाया गया था और ये हर टाउन में था। अब जो ये एसोसिएशन है मीटिंग तो करेगी, उसके लिए गिल्ड हॉल बनाया गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है कैथेड्रल टाउन। ये 12th सेंचुरी में कैथेड्रल टाउन इमर्ज होते हैं। ये लार्ज चर्च थे, ये फ्रांस में बने थे। और किससे बने थे? स्टोन से बने गए थे। जो रिच मर्चेंट्स थे वो अपना पैसा इनको डोनेशन की तरह दे सकते थे, यानी कि इसको जो डोनेशन बनाने के लिए जो देते थे वो मेनली रिच मर्चेंट्स होते थे। और यहाँ पे स्टेन्ड ग्लास डेकोरेशन, ये यहाँ का एक कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पे स्टेन्ड ग्लास डेकोरेशन दिखाई दी है। यानी कि हम यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे पेंटिंग्स कह सकते हैं कि यहाँ पे जीसस क्राइस्ट बन रखे हैं, यहाँ कुछ उसके डिसिप्लिन्स, इस टाइप की वहाँ पे पेंटिंग या ग्लास डेकोरेशन दिखी है हमें। नेक्स्ट टॉपिक है क्राइसिस ऑफ द 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी के क्राइसिस के बारे में पढ़ेंगे अब हम। क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। स्टॉर्म्स, ओशनिक फ्लडिंग डिस्ट्रॉयड मैनी फार्म स्टेट्स which lead in less income in taxes for governments। अब क्या होता है, क्लाइमेट कंडीशन बदल जाती है। अब फ्लड और स्टॉर्म्स थे जो वो हमारे फार्म्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब फार्म डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो इनकम लेस हो जाएगी। इनकम लेस होने से जो हमारा टैक्स है इस पे इफेक्ट पड़ेगा। यानी अब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम आएगा या फिर नहीं आएगा, क्योंकि अब लोगों के पास इतने पैसे नहीं है ना, उनकी इनकम ही घट गई है। शॉर्टेज ऑफ मेटल मनी, अब मेटल मनी की भी शॉर्टेज हो गई। बिबोनिक प्लेग इन्फेक्शन, जिसको ब्लैक डेथ भी कहते हैं, वो स्प्रेड हो गई। अब ये बिबोनिक डिसीज जो थी या प्लेग, ये किसके द्वारा फैलाई गई? ये रैट्स के द्वारा फैलाई गई। अब जो ट्रेड था ये कोलैप्स हो जाता है, इसको बहुत बड़ा झटका लगता है, हिट। शॉर्टेज ऑफ मेटल मनी, शॉर्टेज इन दी आउटपुट ऑफ सिल्वर। अब हमने यहाँ पे देखा है कि मेटल मनी की शॉर्टेज हो जाती है। अभी कैसी होती है, अब जो सिल्वर था उसका आउटपुट कम हो जाता है,
अब मेटल मनी कम हो जाती है और ट्रेड पे भी नुकसान होता है। डीपॉपुलेशन लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ लेबर। अब ब्यूबोनिक प्लेग इन्फेक्शन जब ये आ गई तो डीपॉपुलेशन स्टार्ट हो गई, यानी कि अब पॉपुलेशन घटनी, जो हमारी पॉपुलेशन है ये घटनी स्टार्ट हो गई। अब इसकी वजह से लेबर भी नहीं मिल रही थी, शॉर्टेज ऑफ लेबर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल अनरेस्ट। अब क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं और जो लेबर्स की वेज है वो इंक्रीज हो जाती है। ये थोड़ा कह सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन है ये थोड़ा डायलीमा में डाल सकती है क्योंकि थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की प्राइस घट कैसे गए, जबकि वहाँ पे 14th सेंचुरी क्राइसिस में जो प्रोडक्ट्स थे हमारे एग्रीकल्चर के वो तो ख़राब हो गए। उसके साथ साथ हमारा जो प्यूबोनिक डिसीज था उसकी वजह से डीपॉपुलेशन हो गई थी। अब लोग तो कम रहे तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स के प्राइस कम हो गए। लोग नहीं है तो अब लेबर कहाँ से लेके आए, इसको सॉल्व करने के लिए लेबर वेजेस इंक्रीज कर दी गई। और यहाँ पे कुछ पीजेंट्स रिवॉल्ट्स हुए थे, से 3 रिवॉल्ट्स हैं। फ्लैंडर्स जो कि 1323 में हुआ था, और फ्रांस में 1358 में हुआ, और इंग्लैंड में 1381 में। पॉलिटिकल चेंजेस। अब जो न्यू मोनार्क्स थे उन्होंने क्या किया, स्टैंडिंग आर्मी बनाई, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी, नेशनल टैक्सेशन, ओवरसीज एक्सपेंशन। ये सब जो चेंजेस थे ये मोनार्क्स, जो न्यू मोनार्क्स थे उनके द्वारा किए गए। अब जो एब्सोल्यूटिस्ट रूलर्स थे यानी कि जो मोनार्क्स थे वो कौन कौन थे और कौन सी कंट्री में कौन कौन थे अब ये देखेंगे। फ्रांस में लुइस 11, ऑस्ट्रिया में मैक्समिलियन, इंग्लैंड में हेनरी 7, और स्पेन में इसाबेल एंड फेडरेंट। अब जो लुइस 11 थे had to wage a long struggle against dukes and princes। रिलीजियस वॉर भी हुए फ्रांस के अंदर, वो भी 16th सेंचुरी में। अब फ्रांस में एक चाइल्ड किंग था जो कि 1614 में बना, वो था लुइस 13। फ्रांस हैज़ अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इंग्लैंड हैज़ अ मोनार्की। अब दिखा रहा है कि जो फ्रांस था वो रिपब्लिक था, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी उसके पास, और इंग्लैंड के पास मोनार्की टाइप की गवर्नमेंट थी। अब जो इंग्लैंड था उसमें जो पार्लियामेंट के 2 हाउसेस थे, और वो 2 हाउसेस कौन से थे, एक तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, एक हाउस ऑफ कॉमन। इसी के साथ हमारा चैप्टर फुली खत्म हो जाता है। थैंक यू।